और क्या हाल है वाला, तुम लोग का कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चलो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहाँ थे, कहाँ तुम लोग अपने घर में है कि नहीं? लेकिन पढ़ाई तो जारी रहेगा, पढ़ाई कंटिन्यू करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार याद दिलाते रहेंगे, लेकिन तुम लोग बहुत मन से देखो। इलेक्ट्रोस्टैट के सारे लेक्चर्स को एकदम प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा, और जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट होगा वेरिएबल वाला असाइनमेंट का सवाल, एचसीबी का सवाल करना शुरू करेंगे। तो अगर पोर्शन कंप्लीट रहेगा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अगर वो नहीं रहेगा, नहीं पढ़ के देखोगे, वीडियो को वीडियो की तरह देखोगे, मूवी की तरह, फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electrostatic force in case of distribution of charge। अभी तक जो कूलम्ब्स लॉ में आप पढ़ते थे वो ये कॉन्सेप्ट था कि कूलम्ब्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। चार्ज का अगर बंटवारा हो तो कूलम्ब्स लॉ हमारा हेल्प नहीं करता। तो बंटवारे वाले केस में सॉल्व कैसे करेंगे, वही तरीका अभी हम लोग सीखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया था कि अगर केस बंटवारे का हो तो समझने का जो तरीका है उस कॉन्सेप्ट का नाम था चार्ज डेंसिटी, और हम लोग चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट कर लिए थे। उसी चार्ज डेंसिटी के हेल्प से, मतलब एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट के हेल्प से आज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सीखेंगे। तो देख लो कहां पे क्या लेना है, समझ लो बात को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में सबसे पहला केस उठा, सबसे पहला केस कौन सा केस देख रहे हो? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, हेडिंग देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला केस। सरफेस का भी देखेंगे, वॉल्यूम का भी देखेंगे, लेकिन जब सरफेस और वॉल्यूम का देखेंगे तो वो चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, गॉस लॉ हो जाएगा। जब तक एक लाइन पे बंटवारा है या रिंग के सरफेस पे बंटवारा है, तब तक जो हम लोग पढ़ेंगे वो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, मतलब गॉस लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ वाले कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ये कैलकुलेशन गॉस से नहीं होगा, ये कैलकुलेशन भी फिर गॉस लॉ से निकलेगा। गॉस लॉ वाला भी कैलकुलेशन यहाँ होगा, लेकिन वहां वो इजी पड़ता है वॉल्यूम में बंटवारे वाला केस, लीनियर वाला केस, क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी डेरिवेशन पूछ देता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ देखना है कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से। केस फर्स्ट, ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन lies on line of conductor। कंडक्टर के लाइन पे अगर हो तो देखो क्या है, तो कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट x meter from one end of a rod of linear charge density lambda and length d meter में बोल कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट d मीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ अ रॉड, रॉड के एक एंड से d मीटर के दूरी पे जिस रॉड का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और लेंथ l दिया हुआ है। देख लो ये तुम्हारा है लेंथ, तुम्हारा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिफॉर्म बंटवारा है।
कूलम्ब्स लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? तो कूलम्ब्स लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए वैलिड नहीं था। चार्ज का बंटवारा अगर हो तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। कूलम्ब्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए काम करता है। यहां तो चार्ज का बंटवारा है, अगर चार्ज का बंटवारा है तो करोगे क्या? तो देखो मैं एक कॉन्सेप्ट बोलता हूं कि चार्ज का बंटवारा का आइडिया मुझे नहीं है, ये सही है, लेकिन अगर उस चार्ज के बंटवारे से कोई एक पॉइंट बाहर निकाल लिया जाए, मतलब एक पॉइंट चार्ज निकाल कर बाहर कर लो, तो पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट तो हम लोग को आता है, फिर तो सॉल्व कर लेंगे। तो यहां भी क्या करेंगे, तो कॉन्सेप्ट बोलेंगे, देख लो। Since charge distributed, hence we cut an element of length dx ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां है, यहां से x लेंथ पे एक dx थिकनेस का एलिमेंट हम कट कर लेंगे एलिमेंट्री चार्ज बनाने के लिए। इसका मतलब रिजल्ट आपको ऐसा दिखेगा, ये एलिमेंट्री चार्ज है तुम्हारा, पूरा रड अब नहीं है, पूरा रड से हमारा कोई मतलब भी नहीं, हमें तो बस इसी एलिमेंट से मेरा काम हो जाएगा। ये सेपरेशन x, इसका चार्ज बोलोगे कितना था, dq। अब देखो अगर dq निकल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो देन आप कहोगे क्या, तो dq पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ याद करो, याद कर। तो dq बोलोगे कितना के बराबर था, लैम्डा इनटू dx। अगर मान लो कि ये dq है तो देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कैपिटल ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या था, यहां पे एक टेस्ट चार्ज का प्लेसमेंट करते हैं, ये क्या करेगा, इसको धक्का देगा। अगर धक्का देगा तो फार्मूला तो निकल कर तैयार होगा कि इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। डी क्यू मतलब लेमडा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो, क्या होगा, तो आप कह सकते हो k लेमडा माइनस 1 बाई एक्स, एक्स टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स। कहां से कहां तक, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। x का कम से कम वैल्यू क्या होगा, तो x कहां काटे हो, हवा में या रड में, तो क्लियर दिखता है रड में। अगर रड में तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम ये एलिमेंट इस एंड पे आएगा, इस एंड पे आएगा मतलब कितना d। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये इस एंड पे पहुंचेगा, इस एंड पे पहुंचेगा मतलब l प्लस b। अब कहोगे k लेमडा तो समझ में आ गया, 1 बाई d माइनस 1 बाई l प्लस d। k लेमडा l प्लस d माइनस d बाई d इंटू l प्लस d। आप कहने के लिए ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k लेमडा l डिवाइडेड बाई d इंटू l प्लस d। कोई दिक्कत है तो बोल ले। अगर बोला जाता कि वहां कोई चार्ज स्मॉल q रखा होता, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाई स्मॉल q, f जो होता QE मतलब k लेमडा QL बाई d इंटू l प्लस। फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, F इक्वल्स QE। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे Q चार्ज रखा होता तो उस पे फोर्स कितना लगता, तो फोर्स का वैल्यू कुछ और नहीं, कितना के बराबर, तो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज तो दिया हुआ है यहाँ पे स्मॉल q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई कर लो। डेरिवेशन है, बिल्कुल डेरिवेशन
याद रखना चाहिए, फिजिक्स समझने के लिए अच्छा भी लगता है। लेकिन एक बात बता, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर पेपर पूछेगा क्या ये पॉसिबल है कि इतना सॉल्व करोगे, तो क्या करोगे? तो तरीका है हम लोग के पास। क्या तरीका है? देखिए, जो आपने लिखा हुआ है मैं उसी से एक्सप्लेन कर देता हूं। देख बाबू, क्या है, फोर्स का जो फॉर्मूला लिख रहे हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स ही देखो, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही चीज है, के लेमडा क्यू एल बाई डी इंटू एल प्लस एफ का वैल्यू कह लो के लेमडा एल स्मॉल क्यू बाई डी इंटू एल प्लस। अगर पॉइंट चार्ज रहता, जैसे इस पे अगर चार्ज बोला जाए, हम लोग कैलकुलेट करें कि चार्ज कितना, लेमडा इनटू एल, यूनिफॉर्म बंटवारा है। तो अगर ये चार्ज क्यू रहता और यहाँ स्मॉल क्यू आप रखते तो फोर्स कितना होता, कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। सेपरेशन में ही तो गड़बड़ था, ये इस एंड पे सेपरेशन डी और यहां से यहां तक ले लोगे तो एल प्लस डी। बच्चे कंफ्यूज करते हैं कौन सा वाला लूं, डी लूं या एल प्लस डी लूं। कुछ बच्चों का सजेशन होता है सर ऐसा करिए ना, एवरेज ले लीजिए। क्या प्रॉब्लम ने बोला कहीं कि एवरेज ले लो? जब उसने बोला ही नहीं तो फिर एवरेज कैसे ले लोगे? तो करेंगे क्या? तो देखो, सबसे पहला बात ये प्रोसेस है, आप अगर टाइम रहे तो करो, अगर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म बंटवारा होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म बंटवारा होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर यूनिफॉर्म बंटवारा है तो चार्ज का वैल्यू निकाल दो, जैसा हमने निकाल लिया, देख लो, के इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू, क्यू डिवाइडेड बाई क्या करोगे, तो सेपरेशन देखो आर स्क्वायर बोलते हैं, जनरल फार्मूला। इसी को मैं बोलूंगा कि आप याद रखने के लिए कहना कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर गुना आर। कहोगे अंतर क्या हुआ, याद रखना, एक बार मिनिमम एक बार मैक्सिमम। आर इंटू आर का मतलब एक बार आर कौन सा, तो मिनिमम आर, दूसरा बार कौन सा, तो मैक्सिमम आर। आर मिनिमम आर मैक्सिमम मल्टीप्लाई कर दो, जो होगा वही फोर्स आ जाएगा। सही है? कहोगे इससे इसका आंसर आएगा, ट्राई मार के देख, इतना कैलकुलेशन का कोई चक्कर नहीं, सीधा सीधा हम लोग रट्टा फार्मूला से सॉल्व करते हैं। उतने डेरिवेशन के बाद जो रिजल्ट आया वही रिजल्ट यहाँ ट्राई करते हैं। मतलब फार्मूला क्या निकला, के क्यू क्यू बाई आर मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। इसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे तो कहोगे के क्यू बाई आर मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम। सही है? देखो, ये रॉड है तुम्हारा पॉजिटिव नेचर का भाई, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, एल है, यहां से स्मॉल क्यू है। पहली बात तो इस रॉड का चार्ज निकालना था हमें, वो निकाल लो, क्यू बराबर कितना, तो लेमडा इंटू एल के। अब अगर फोर्स तुम्हें निकालना है तो फोर्स क्या कहोगे, के क्यू क्यू आर मिनिमम इंटू आर मैक्सिमम, करेक्ट ना? आर मिनिमम के क्यू क्यू तो समझ में आ गया, मिनिमम सेपरेशन इज डी, मैक्सिमम इज एल प्लस डी। हो तो गया आंसर। देख, तो आगे से डेरिवेशन का कोई जरूरत नहीं है, अब सीधा रट्टा याद रखोगे, पुटिंग गेटिंग करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत बोल ले। अरे सही है, चलो देखते हैं अगला एग्जांपल। देख लो, यहां मैंने दिखाया एक कि दिस इज लेमडा वन का मतलब हुआ 8 माइक्रोकूलम पर मीटर। लेमडा 2 का मतलब मैं बोल रहा हूँ 12 माइक्रोकूलम पर मीटर। लेंथ L2 2 मीटर, लेंथ L1 3 मीटर। यहाँ से कह रहे हैं D2 का वैल्यू 3 मीटर।
और यहाँ कह रहे हैं D1 का वैल्यू 2 मीटर। यहाँ आपने स्मॉल q रखा जिसका चार्ज है 6 मिली कूलम। प्रॉब्लम का कहना है, देख लो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। प्रॉब्लम कहता है कि फ्रॉम फिगर्स ऑन फाइंड F net ऑन स्मॉल क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा कैलकुलेट करके बता दो। स्मॉल क्यू पे फोर्स निकालना है। अब जरा सोचो, एक के लिए यार उतना बड़ा डेरिवेशन था, अगर दो के लिए करोगे तो 2 बार करना पड़ेगा। अगर नहीं कुछ करने का मन करे तो नहीं करेगा तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ध्यान दो, ये पॉजिटिव है, जो भी करना है इसे क्या करना है, ये धक्का मारेगा। ये नेगेटिव है, जो भी करना है अपने कनेक्टिंग लाइन पे ये खींचेगा। अब अगर दोनों का वैल्यू निकल जाता तो प्रॉब्लम निकल जाता। वैल्यू कैसे निकालोगे, F1 के Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बाय, आपने पढ़ा था फॉर्मूला मिनिमम सेपरेशन इनटू मैक्सिमम सेपरेशन। आप लिख लो R मिनिमम इनटू R मैक्सिमम। करेक्ट। K तो समझ में आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 समझ में आ रहा है कितना, तो लेमडा 1 इंटू L1 इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय मिनिमम इज 2, मैक्सिमम इज 3 प्लस 2। आप कहोगे 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू लेमडा 1 मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, L1 मतलब 3, स्मॉल क्यू देख ले 6 मिली मतलब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। ये तो तुम्हारा F1 निकल गया। मैंने कुछ नहीं करा भाई, देख K का वैल्यू लिख दिए। Q कितना कहोगे, Q के लिए आप बड़े अच्छे से जानते हो पहले से, यूनिफॉर्म बंटवारा अगर है तो लेमडा 1 L1, इसके लिए कहिएगा तो Q2 कितना, तो लेमडा 2 L2। तो लेमडा 1 L1 इसका चार्ज है, लेमडा 2 L2 इसका चार्ज है, तो आप कहोगे इसके लिए कितना, तो वैल्यू हो गया K Q1 Q डिवाइडेड बाय मिनिमम मैक्सिमम। अब अगर आप कहते हो F2 भी देख लो, R मिनिमम R मैक्सिमम 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q2 का मतलब कितना, 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2। मिनिमम इज 3, मैक्सिमम इज 5। अगर F1 F2 निकल गया देन F नेट बोलोगे रूट ओवर कितना, F1 स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर के समेशन का रूट जो होगा यही कुछ और नहीं, कौन सा, तो नेट फोर्स होगा। कोई दिक्कत है बोलो, ऐसा ही ना। चल आगे देख। तो अगर सेम लाइन पे हो तो रट्टा याद रखोगे, क्या रट्टा याद रखोगे, एम्पियर लिख लेना यार, काम आएगा बहुत। एम्पियर में लिख लेना कि F का वैल्यू जो होगा K Q बाई R मिनिमम इंटू R मैक्सिमम। मारो रट्टा। क्लियर। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड है तो स्मॉल q को 1 कर लीजिएगा, यही जो फोर्स है यही कुछ और नहीं, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। क्लियर है ना चीजें, आगे बढ़ो। 30 सेकंड। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन lies on perpendicular line। ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है कंडक्टर के लाइन पे नहीं, कंडक्टर के परपेंडिकुलर लाइन पे काम करेगा, तो क्या होगा, कंडक्टर के लाइन पे नहीं है, अब उसके परपेंडिकुलर लाइन पे है तो क्या होगा ये बताना है। देख लो, ध्यान देकर देख।
मैंने कहा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और ये परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं भी लाई करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जनरल कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अब देखो, अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कैपिटल ए है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी ये पॉजिटिव चार्ज है, जिसका तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, आर कह दो इसको, फ्रॉम फिगर्स ऑन फाइंड ई नेट एट ई। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस बात पे डिपेंड करेगा? के पे, चार्ज पे, और सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम चार्ज पे। अब यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने के लायक, वो ये कि यहां मैं डायग्राम रिपीट कर देता हूं, समझ लो बात को। अगर ये पॉजिटिव है तुम्हारा, अगर क्या है ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आप कहोगे यहां एक एलिमेंट, क्योंकि चार्ज तो सभी जगह है, तो यहां से ये सेपरेशन, यहां दूसरा एलिमेंट लोगे तो यहां से ये सेपरेशन, यहां तीसरा एलिमेंट लोगे तो यहां से ये सेपरेशन। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट अलग अलग होगा तो सेपरेशन जो होगा पॉइंट, ये अगर एलिमेंट अलग अलग जगह होगा तो सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होगा एलिमेंट से, वो भी अलग अलग रहेगा। इन दैट केस हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि यहां कहोगे कि चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज तो कांस्टेंट है, कितना? dq बराबर लैम्डा इंटू dx, या y एक्सिस में है तो लैम्डा इंटू dy। लेकिन सेपरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट जो है, अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो सेपरेशन है वो अलग अलग है। अगर अलग अलग है, देखो चार्ज, के और सेपरेशन तीन चीज पे डिपेंड करता है। चार्ज नहीं बदल रहा है, एलिमेंट्री चार्ज फिक्स हो गया, कहोगे ये वेरिएबल है dy। अरे यार, छोटा सा जब एलिमेंट कहीं भी काटेंगे, चाहे यहां कट करो, यहां करो, यहां करो, सब जगह तो एलिमेंट वही होगा। इसका मतलब ये चार्ज तो अपने आप में कांस्टेंट है, एलिमेंट्री चार्ज जो भी है वो कांस्टेंट है। कब का कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है? तो वेरिएबल है सेपरेशन। तो हम लोग कहेंगे नाउ वी कट एन एलिमेंट dy at y above सेंटर से y ऊपर में जाकर एक एलिमेंट कट कर लो। डायग्राम तीन तीन बार सिर्फ तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं, एक ही डायग्राम में आप कर लेते इसी में, लेकिन कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए रिपीट कर रहे हैं। अब अगर ये एलिमेंट है तो इस एलिमेंट को ध्यान देकर देखो, ये एलिमेंट क्या करेगा यार? तो ये धक्का मारेगा। अगर धक्का मारेगा, ये कहोगे ये एंगल थीटा, तो बड़ा ऑब्वियस सा बात है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? तो ये थीटा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ अगर बोलोगे तो क्या कहोगे? तुम कहोगे एलिमेंट नीचे भी होगा, बिल्कुल होगा,
तब दोनों का लेके कितना स्टडी करें, किसी एक साइड में, क्योंकि हम जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं, किसी एक साइड में लेकर काम कर लेंगे, बाद में प्रॉब्लम का जैसे जैसे केस बनता जाएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखते जाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग एक साइड में लिए, ऊपर या नीचे कहीं भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? चल अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा दो तरह का आ गया। एक कंपोनेंट का नाम हो गया Ex, दिस इज E cos थीटा। E मतलब K, dq, अगर ये आपने कहा हुआ है कितना दूर पे, तो R पे, तो दिस इज इनटू कितना, तो रूट ओवर R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू cos थीटा, दिस इज R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर। मैं तो बोलूं K dq, dq का मतलब लैम्डा dy इनटू R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर का पावर कितना था, 3/2। आप अगर कहते हो तो कह सकते हो K लैम्डा R इंटू डी वाई बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना था, 3/2। अब ये y तुम्हारा वेरिएबल है, क्योंकि y यहां भी हो सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी और ऊपर, तो हमें हर हाल में किसी न किसी तरह इक्वेशन से y को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, तो यहां एक बात लिख सकते हो, देख लो, यहां लिख सकते हैं साइन थीटा, या लिख दो टेन थीटा, y इक्वल्स r टेन थीटा। इसका मतलब dy अगर बोलोगे तो dy क्या कहोगे, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि y हमें हटाना है, इसलिए y को हमने चेंज कर दिया, और कोई फिजिक्स नहीं, बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स का फंडा है, आप यूज करोगे फटाफट सॉल्व हो जाएगा सवाल। और इस पे बहुत सारा सवाल डिपेंड करेगा यार, एक दो नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि ये एक बार डेरिवेशन को समझ लोगे, बाद में तो मैं रट्टा ही बताऊंगा, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ अच्छे से यार। उसके बाद देखोगे आईरोडो सर ने बहुत सारे सवाल लिखे हैं, आईटी वाले ने खूब सवाल पूछा है, लेकिन मैं बोलूंगा कि आपको उसके सारे सवाल में बिना पेन पकड़े हुए देखो मारो सिस्टम से आंसर लगाते चले जाओगे, लेकिन एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। इसीलिए मैं किसी रॉड के लिए, नॉर्मली क्या होता है, रॉड के लिए निकालते हैं सेंट्रल पॉइंट से डी डिस्टेंस पे 1 इंच से, मैं कोई केस नहीं डिस्कस कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूं किसी एक रॉड से बस r डिस्टेंस पे निकालना है। अब वो सेंट्रल का है कि 1 इंच का है कि बीच का है, कोई आइडिया नहीं है, जैसा प्रॉब्लम होगा उसके अकॉर्डिंग हम पुटिंग हिटिंग करते चलेंगे। तो देखिए यहां से अगर कहते हो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा, dy मतलब d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में देख लो r स्क्वायर, y के जगह कितना r सेक स्क्वायर है, y के जगह कितना था r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, k लेम्डा r इंटू r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई r क्यूब, r स्क्वायर कॉमन लोगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 है, तो अब कहोगे ये कैंसिल हो गया, ये दो ठो भी निकल गया, k लेम्डा डिवाइडेड बाई r इंटू डी थीटा बाई सेक थीटा। आप कहोगे k लेम्डा बाई r तो समझ में आ गया, cos थीटा डी थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन अब देखो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि इंटीग्रेशन किए तो ना लिमिट दिए और ना कांस्टेंट जोड़े। मैं भी एग्री करता हूं यार, या तो लिमिट दिया होता या कांस्टेंट जोड़ती, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उसके पीछे रीजन बड़ा साफ है कि जनरल डेरिवेशन है ये,
आपको लिमिट दिया रहेगा, जैसे 1 इंट पे लेंगे, सेंट्रल पॉइंट से लेंगे, कोई ना कोई केस डिस्कस करेंगे, तो वहां इंफॉर्मेशन एंगल का रहेगा कि कितने से कितने डिग्री तक हमें जाना है। यही वो रीजन है कि मैं यहाँ कुछ पुट नहीं कर रहा। जैसा प्रॉब्लम आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते चले जाएंगे। कोई दिक्कत है बोलो? रट्टा तुम्हारा सही रहे इसीलिए साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे, वरना इसे चेंज भी कर सकते थे। tan थीटा पता था, sin थीटा निकाल कर लिख देते। लेकिन एक बार, क्योंकि डेरिवेशन बार बार करना पॉसिबल नहीं है, एक कॉन्सेप्ट याद ये याद रखने बोलेंगे, सारा सवाल तुम्हारा लगेगा। इसे जनरल फॉर्म ये है, याद रखना बस। ex निकल गया तो ey देखो, ey कितना बोलेगा? ey का मतलब हो गया यार e sin थीटा। e मतलब k इंटू डी क्यू रूट ओवर एक्स स्क्वायर, ये रूट ओवर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा देखो तो क्या हो रहा है? कॉस थीटा बोलेगा और अगर साइन थीटा बोलोगे तो कितना होगा? y बाई रूट ओवर साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वही तो लिखे। अगर ये सही है तो आप कह सकते हो बाबू कि डी क्यू मतलब लेमडा डी वाई इंटू वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर कितना? 3/2। अब आगे बढ़ो, y dy डिवाइडेड बाई एक्स आर स्क्वायर। अब आ जाओ पुटिंग गेटिंग मारने के लिए। ey का वैल्यू क्या बोलोगे? k लेमडा y, y का मतलब r tan थीटा, dy का मतलब r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आप कहोगे ये डायरेक्ट लिख दिए, ये डेरिवेशन तो यहाँ किए थे, देख लो डिनोमिनेटर सेम था। यहाँ पुटिंग गेटिंग करके दिखाए थे, रिजल्ट जो आया था मैंने पुट कर दिया। अगर ये सही है तो फिर से देख ले, ये दो तो निकल गया, ये 2 निकला, ये निकल गया, कितना? k लेमडा इंटू tan थीटा बाई सेक थीटा tan थीटा का मतलब sin बाई cos, cos इंटू सेक बराबर 1। अब क्या कहोगे? आपका रिजल्ट आएगा k लेमडा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन का cos। अगर साइन का बोलोगे तुम क्लियर है? यहां भी वही फंडा है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिए हैं ना लिमिट, क्योंकि मुझे नहीं पता प्रॉब्लम क्या देगा। प्रॉब्लम जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट का वैल्यू पुट करते जाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व होता जाएगा। अरे सही है ना? तो चलिए अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ऐसे सवाल में रट्टा का क्या मतलब है। जो पॉसिबिलिटीज है, दोनों पॉसिबिलिटीज पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो यार एक्स में कंपोनेंट है क्या? तो E cos थीटा। आर छूट गया जी। और Y में कंपोनेंट क्या है? क्लियर है? X कंपोनेंट इज cos थीटा एंड y कंपोनेंट इज sin थीटा। यहां रिजल्ट पे ध्यान दो, अगर x में है cos और एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है का मतलब हो गया कि
कि इंटीग्रेशन करने का जरूरत है, और अगर इंटीग्रेशन करोगे तो ये जहां cos आपने लिखा उस cos के जगह इंटीग्रेशन करने पे क्या रिजल्ट आ जाएगा, तो sin थीटा। यहां है sin, इंटीग्रेट करना है, अगर इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि ये cos थीटा माइनस sin के साथ। इसका मतलब सीधा फंडा याद रखना, जिसके साथ एंगल बनेगा x के साथ या y के साथ मुझे नहीं पता, जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें वेक्टर के हिसाब से कंपोनेंट cos होना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेशन रूल के हिसाब से यहाँ पे cos नहीं, क्या याद रखोगे, sin। जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंपोनेंट में क्या लिखोगे, जिसके साथ एंगल बना उसमें cos नहीं, उसमें sin। जो परपेंडिकुलर है उसमें sin नहीं, उसमें cos। मतलब जिसके साथ एंगल बनेगा उसमें sin और जो परपेंडिकुलर बचेगा उसमें cos। उस हिसाब से अगर बात करो तो यहां ध्यान देकर देख लो, डायरेक्ट लिख लें, एंगल बना y से, y में होना चाहिए था cos, लेकिन होगा कितना, तो sin। x में होना चाहिए sin, होगा कितना, cos। अब एक फंडा ये याद रखना कि जिधर में कंपोनेंट cos होगा वो कंपोनेंट हर हाल में क्या होगा, माइनस रहेगा, साइन वाला तो प्लस है तो प्लस रहेगा बस। मतलब जिधर कंपोनेंट है cos उधर में आंसर होगा साइन, जिधर कंपोनेंट है cos उधर का आंसर साइन, जिधर का कंपोनेंट है साइन उधर का आंसर माइनस cos। चीजें क्लियर है। अब एक कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, वो ये कि ई क्या होगा, ई तो देख लो जो बच गया वो ई है, मतलब ई के लिए भी रट्टा याद रखोगे आगे से, के लेमडा बाय आर, जहां पे लेमडा क्या है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, और आर को याद रखना सेपरेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड कंडक्टर के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन जो होगा, नॉट सेपरेशन। कौन सा सेपरेशन, तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कंडक्टर के बीच का जो मिनिमम सेपरेशन होगा वही सेपरेशन तुम्हारा आर है। अरे सही है। अब देखो, अब डायरेक्ट छाप लो पहले, आगे देखो। तो रट्टा क्या हो गया हमारा, समरी एक बार में जितना पढ़े वो सब बेकार था, ये फंडा तुम्हारे काम का है, याद रखना बस इतना है, लिमिट पुट किया हुआ नहीं है, ध्यान देकर देखो, डायरेक्ट रट्टा के लिए अब यही काम आएगा। एक्स कंपोनेंट क्या बोलेगा, ई होना चाहिए था cos, कंपोनेंट होना चाहिए cos, लेकिन इंटीग्रेशन के कारण होगा sin। y कंपोनेंट होना चाहिए था sin, होगा इंटीग्रेशन के कारण, इसके लिए एंगल ये थीटा है, देखो कंपोनेंट होना चाहिए था cos, एंगल थीटा है तो cos, लेकिन
होना चाहिए था कॉस लेकिन होगा साइन। एक्स कंपोनेंट होना चाहिए था साइन लेकिन होगा। अब एक सवाल ई को लेकर, तो हमेशा ध्यान रखना ये के लेमडा बाई आर होता है, जहां आर कौन सा, तो मिनिमम सेपरेशन बिटवीन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन minimum separation between point of observation and थीटा क्या है ये तो देख ही रहे हो। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे एलिमेंट्री चार्ज जो होगा, कनेक्टिंग लाइन जो एंगल सबटेंड करेगा, दैट एंगल इज थीटा। चीजें क्लियर है? अरे सही है ना? अब बताओ उतना बड़ा डेरिवेशन फालतू था कि नहीं था? वो यार सीखना पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स के लिए ना, नहीं तो फिर लगेगा ही नहीं कि वो बात है। एग्जाम में या एयरडोम का सवाल सॉल्व करोगे, इसी फंडा से करेंगे, बड़े आराम से सवाल निकलता जाएगा, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा हम लोग को। समझ रहे हैं? चल आगे देखते हैं। अब पॉसिबिलिटी पहला केस 1 इसके अंदर अब कहोगे केस 2 तो पढ़ा दिए यार, उस केस 2 के अंदर 1 2 3 4 पॉसिबिलिटीज का बात हम लोग कर रहे हैं। पहला, एंगल एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे एंगल दिया हुआ हो तो देखो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे एंगल में ए पार्ट, both angle lies in opposite side। ये तुम्हारा कंडक्टर है, ये एंगल नीचे दिया हुआ है, इधर का बोलते हैं θ1, ये एंगल θ2। सही है? अगर ये θ1 और θ2 है तुम्हारा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना लेंथ है, क्या है नहीं है, तो आप कहोगे सीधा सीधा EX के लेमडा बाई आर तो होना चाहिए था कॉस लेकिन होगा साइन। कहां से कहां? देखो, एक है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा है क्लॉकवाइज, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए -θ1 से आप कहोगे के लेमडा बाई आर साइन θ2 कहोगे ये माइनस तो ठीक है इंटीग्रेशन के कारण, ये कहां से, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा। याद करो, इसका मतलब आप कहोगे कि फॉर्मूला निकल कर आया। देखो, तुम जो कह रहा था लिमिट नहीं दिए, लिमिट दे तो दिए, तो ये एक स्पेशल केस हुआ, हमने जनरल फॉर्म कैलकुलेट कर लिया है। अब स्पेशल केस उसमें बहुत सारा आता जाएगा, इनफाइनाइट के लिए तरह तरह का केस आएगा, सब कुछ डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। तो जनरल फॉर्म लिखने का एडवांटेज यही है कि हर बार अलग अलग के लिए अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक कैलकुलेशन किया सबका निकलता चला जाएगा। अदरवाइज अब एक बार इनफाइनाइट के लिए निकालता, इनफाइनाइट में भी एक बार 1 इंच से, एक बार सेंट्रल पॉइंट से, कितना कैलकुलेशन करोगे भाई। तो जनरल फॉर्म एक बार देख लिए, सवाल निकल जाएगा। अब देख लो, EY आपको बोलना है, कितना बोलेगा, तो के लेमडा बाई आर करेक्ट है। आप क्या कहोगे, तो के लेमडा बाई आर माइनस कॉस लोअर लिमिट, माइनस होने के कारण लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट बाद में, ऐसे ही ना। आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे के लेमडा बाई आर cos माइनस थीटा cos थीटा, x में निकल गया, y में निकल गया। अब देखो यहीं पे ये ध्यान देना है, ये तो दिख रहा है कि कंडक्टर का प्लेसमेंट इधर है, तो x में क्या होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा नहीं पता, ये θ1 θ2 पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो
कि θ1 ज्यादा है, θ2 कम है, θ1 ज्यादा है, θ2 कम है, तो cos θ1 का वैल्यू कम होगा, cos θ2 का वैल्यू ज्यादा होगा, रिजल्ट निगेटिव होगा। अगर ये ज्यादा, ये कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, अगर ये ज्यादा रहेगा ये वैल्यू कम हो जाएगा, अगर कम होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ये मुझे नहीं पता कि क्या होना है, ये टोटली इस बात पे डिपेंड करेगा कि θ1 और θ2 का रिजल्ट क्या है। कोई दिक्कत है बोल लो आगे। सही है यहां तक? चल देखो, एक बात का ध्यान रखना चाहिए, एक बार क्या होता है ना, बच्चे कुछ मैथ्स का रूल ज्यादा ही लगा लेते हैं यार, तो उसमें कहेगा कि सर ये तो एंटी क्लॉक है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्लॉकवाइज है नेगेटिव। ये एक ही बात है, आपको ये समझना है कि मैंने यहाँ दिखाया बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्शन का डिसीजन तो हम लोग पहले ही अट्रैक्टिव रिपल्सिव के हिसाब से ले लेंगे कि किधर होना है किधर नहीं होना है, नेट किधर काम करेगा ये डिसीजन तो हम लोग पहले ही ले लेंगे, इसलिए उसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सीधा याद रखना कि यहाँ से हम लोग कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, ये बड़ा हो कि ये बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस प्लस जो भी होगा वो डायरेक्शन को बताएगा और हम लोग वो चार्ज के नेचर से डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ देख लो, अगर ऑब्जर्वेशन पे अगर प्रॉब्लम कर रहा है, अगला देख लो सेकंड पार्ट में। बी पार्ट में कहता है कि अगर बी में बोथ एंगल लाइक इन सेम साइड, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन lies below lower level of conductor। कंडक्टर के लोअर लेवल से भी अगर नीचे चला जाए, देख लो कंडक्टर मान लो यहां से शुरू हुआ, मान लो एक रॉड रखा हुआ है, यहां से रॉड स्टार्ट हुआ ऊपर तक गया और मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राउंड पे निकालो, तो रॉड यहां से स्टार्ट है, आप ग्राउंड पे जा रहे हो, मतलब स्वाभाविक है लोअर लेवल से नीचे है, ये एंगल कहोगे θ1 एक टर्मिनल पे और ये कहोगे कि θ2 ये दूसरा टर्मिनल पे, दोनों का दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या कहोगे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल फिर से बन गया एक्स एक्सिस से, इसका मतलब ex का फॉर्मूला k λ/r, sin थीटा होगा एकदम होगा, दोनों एंगल सेम साइड में है इसलिए माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं। अब देख लो आप क्या कहोगे, तो k λ/r sin θ2 माइनस, अब कहोगे ey बिल्कुल k λ/r माइनस cos थीटा, कहां से कहां बोलोगे, तो माइनस cos थीटा कहां से, तो θ1 से सेम साइड, माइनस प्लस का कोई खेल नहीं है, θ1 से आपको कहा गया, कहां से θ1 से कहां तक, तो θ2 तक मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलो, अरे सही है। आगे प्रॉब्लम ने क्या कहा कि एंगल एट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन हो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे एंगल दिया हुआ हो, उसका दो पार्ट था कि एंगल सेम साइड में रहे, एंगल अपोजिट साइड में रहे। अब आपको कह रहा है कि इफ
एंगल एट इनफाइनाइट पॉइंट, ये एंड पॉइंट गिवन। ध्यान देकर देखना, एंड पॉइंट का मतलब हो गया कि ये कंडक्टर है तुम्हारा, यार यही एंगल दिया हुआ अल्फा, ये एंगल दिया हुआ बीटा। तो दिमाग कहाँ लगाना है, थीटा 1 बराबर 90 माइनस अल्फा, थीटा 2 बराबर 90 माइनस बीटा। कहोगे वो कैसे कर दिए, देख लीजिए ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री, ये बीटा 90 माइनस बीटा, अल्फा है 90, 90 माइनस अल्फा। अब ई एक्स के लेमडा बाई आर, एक्स कंपोनेंट में होना चाहिए था क्या, कॉस, होगा क्या साइन 90 माइनस अल्फा से, या थीटा 1 से थीटा 2 बोल दो, माइनस क्यों समझ रहे हैं आप, कहोगे के लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, इसका मतलब के लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, थीटा 2 90 माइनस बीटा साइन 90 माइनस अल्फा। आप कहिएगा के लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। एक्स एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा कितना होगा, निकल गया। अगर आप कहते हो एक्स का ये है, वाई का क्या होगा, याद करो, लोअर लिमिट पहले, फिर से पुट कर लो, cos 90 माइनस अल्फा माइनस cos 90 माइनस बीटा। अब कहोगे के लेमडा बाई आर साइन अल्फा माइनस एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निकल गया, वाई का हो कितना होगा, निकल गया। तो आपको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे एंगल दे या एंड पॉइंट पे एंगल दे, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन कर लोगे। अगला देख लो, अब अगला देख, नेक्स्ट केस थर्ड, तीसरे केस में बता रहा है तुम्हें, अगर कंडक्टर का लेंथ गिवन हो तो क्या दिया हुआ है, तो कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है तुम्हें, चल ठीक है लेंथ देखते हैं, ये तुम्हारा है L2, ये तुम्हारा है L1, कहां कोई दिक्कत है, ये R है, सीधा सीधा निकालो ना, साइन थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2, पहले से कैलकुलेशन करा हुआ है, L1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, cos थीटा 1 R डिवाइडेड बाय रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, साइन थीटा 2 cos थीटा 2, याद करो, बेस बाय हाइपोटेनस वाला रूल, और कुछ नया नहीं है। अगर ये निकल गया तो अब क्या कहोगे, आप पुटिंग कटिंग करेंगे, Ex का मतलब कि लेमडा बाई आर, और कंपोनेंट होना चाहिए कॉस, लेकिन है क्या साइन, अपोजिट साइड एंगल है, अपोजिट साइड होने का मतलब है कि सीधा सीधा साइन सही है,
ऐसा ही है ना। चल के लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, साइन मतलब L1 बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर EY अगर कहोगे के लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, क्या कहोगे, याद करो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 अपोजिट साइड में, y कंपोनेंट में। आप क्या कहोगे, तो आप कह सकते हो कि cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 मतलब सीधा सीधा फंडा है cos थीटा 1 r बाई रूट ओवर सही है ना। चल आगे देख, अगला केस नंबर 4। केस 4 में अगर बात करो क्या कहोगे केस 4 में, फॉर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए एट d मीटर या r मीटर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के लिए सेंटर से r मीटर के डिस्टेंस पे क्या होगा वैल्यू, तो सेंटर से r मीटर के डिस्टेंस पे देख लो, सेंटर से r मीटर पे, करेक्ट। अगर सेंटर से r मीटर पे बोलोगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, ये इनफाइनाइट लेंथ इनफैक्ट है, क्या है डॉटेड का मतलब इनफाइनाइट तक गया है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, ध्यान देकर देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे यहां थे, यहां थे, यहां गए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये एंगल लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ते बढ़ते कहां, तो इनफाइनाइट पर पहुंचते पहुंचते ये एंगल जो होगा कितना के बराबर, π/2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली नीचे भी कहोगे ये एंगल लगातार नीचे जाओगे तो लगातार कितना, तो ये भी π/2 के बराबर। इसका मतलब है कि Ex अगर बोलो तो कह सकते हो k लेमडा बाई आर तो करेक्ट है, x में होना चाहिए था cos, बात इंटीग्रेशन का है इसलिए होगा साइन, कहां से कहां तक उठेगा, तो -π/2 से कहां तक, π/2। इसका मतलब आप कह सकते हो k लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, साइन π/2, इसका मतलब 2k लेमडा बाई आर के बराबर। y के लिए बात करो, k लेमडा बाई आर तो समझ में आ गया, माइनस कॉस थीटा कहां से कहां, -π/2 से π/2। आप कहोगे इनफाइनाइट लेंथ के सेंट्रल पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो x एक्सिस में 2k लेमडा बाई r, y एक्सिस में कितना 0 के बराबर होगा। सही है। अगर तुम कहते हो गया, ये छाप लो, बी में एट r मीटर फ्रॉम एक
इंच से अगर r मीटर पे बोलोगे, अगर एक इंच से r मीटर पे बोलोगे तो क्या होगा, तो एक इंच मतलब यहाँ शुरू का एंगल θ1 बराबर 0 और θ2 बोलोगे तो देख लो बढ़ता चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आप कहोगे Ex का वैल्यू k लैम्डा बाई r होना चाहिए था cos, होगा साइन, बार बार एक ही चीज समझा रहे हैं, 0 से लेकर पाई बाई 2 लगा। आप क्या कहोगे, तो k लैम्डा बाई r के बराबर Ex, Ey अगर कहते हो k लैम्डा बाई r, आप क्या कहोगे, तो k लैम्डा बाई r तो समझ में आ गया। मेरा सजेशन मानो यार, ये सब फालतू है, एक ही चीज रट्टा याद रखो, हमेशा सही आंसर आएगा। क्या रट्टा याद रखो, तो हर एक कंडक्टर के एक टर्मिनल से r डिस्टेंस पे, हर एक इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के एक टर्मिनल से r डिस्टेंस पे x एंड y दोनों एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड के लैम्डा बाई r के बराबर। मतलब देख लो, मैं समझा देता हूं एक बार। तो ये डेरिवेशन जो है उससे बच जाओगे। ये इनफाइनाइट लेंथ का है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो ये पॉजिटिव है, स्वाभाविक है x में भी धक्का मारेगा नीचे, k लैम्डा बाई r, y में भी मारोगे k लैम्डा बाई r। पक्का? हाँ पक्का है एकदम। तुम कहोगे इसी को रिपीट कर लेते हैं, देख लो। अगर आप कहते हो यही सेम कंडक्टर नेगेटिव नेचर का है, क्या करेगा, तो देख लो, बस नेचर से जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, चार्ज के नेचर से अट्रैक्टिव रिपल्सिव डिसाइड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां k लैम्डा बाई r, k लैम्डा बाई r। अगर आप कहते हो ये नहीं है, अगला देख ले, कहीं से भी लो, कोई दिक्कत नहीं, जिधर मन करे यार उधर ले लो, अपना क्या है। देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तुम्हारा इधर है, कोई एक एलिमेंट से सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना कि लाइन डिसाइड कर लेना, पॉजिटिव है रिपल्सन देगा, फॉरवर्ड में कितना, सही है कि नहीं है बोल। अब तुम्हें भी लग रहा होगा कि अगर यही करना था तो फिर इतना देर डेरिवेशन क्यों किए। अगर इतना देर डेरिवेशन नहीं करते बेटा, पता कैसे चलता है एमटीआर काम का चीज है। कुछ नहीं करना है, पॉजिटिव है, धक्का मारा, देख लो, फिक्स है, कुछ बदलने वाला नहीं। EY k लैम्डा बाई r। जेरोडोप सर ने खूब सवाल लिखे हैं इस पे, और हम लोग सारे सवाल को करेंगे, लेकिन कभी भी डेरिवेशन नहीं करेंगे। जेरोडोप के सारे सवाल को, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिखा हुआ है, एक एक लाइन में आंसर लिख के निकल जाएगा। फंडा बस एक ही याद रखना है कि इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर के 1 इंच से r डिस्टेंस पे x एंड y दोनों एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू k लैम्डा बाई r के बराबर होगा। क्लियर है? तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर रिंग के कारण क्या होगा, और फिर दोनों को मिलाकर सवाल करना शुरू करेंगे। ऐसे ही है ना? चल नेक्स्ट लेक्चर में आगे।